You are currently the only person in this conference. कल हमने बायोट सॉर्ट लॉ के कुछ एप्लीकेशंस देखे थे। आज हम लोग कुछ और एप्लीकेशन देखेंगे बायोट सॉर्ट लॉ के, और उसमें ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमारा एक स्क्वायर लूप है। दिस इज a square loop and the current is flowing in this fashion. ये इसका सेंटर है। साइड लेंथ इज गिवन एज a, और उसके सेंटर से वर्टिकली ऊपर at a distance a/2 there is a point P. Find the magnetic field. At point P. And the current in all wires is I, and this is simply a square loop. But in this situation, the point is not in the plane. It is vertically above the center and at a height of a/2. चलिए, कल हमने एक स्ट्रेट वायर के कारण किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन निकाला था, हमको याद होना चाहिए, बिकॉज उसके बिना कोई भी क्वेश्चन बनेगा नहीं। ये हमारा θ1, ये हमारा θ2। दिस इज योर I. The magnetic field at this point will be in downward direction, and mu naught I upon 4 pi d sin θ1 plus sin θ2. और ये जो हमने स्क्वायर के लिए दिया है, ये काम ट्रायंगल के लिए भी दिया जा सकता है, पेंटागन के लिए भी दिया जा सकता है, हेक्सागन के लिए भी दिया जा सकता है। We can generalize this question as well.
ये बाकी लोग सारे प्रैक्टिस टेस्ट में लगे हुए हैं, प्रैक्टिस टेस्ट की प्रिपरेशन में, है ना। कितना मार्क्स लाएंगे ये। कर रहे हो ये क्वेश्चन या डिस्कशन शुरू किया जाए? Anyone who is doing this question? ब्रज, एक क्वेश्चन आपने ग्रुप में पोस्ट किया था। एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है, ये स्टेटमेंट सही है? मेरा जो स्टेटमेंट लिखने का मतलब था वो था कि ये स्टेटमेंट गलत नहीं है, लेकिन किस कंटेक्स्ट में उसको फॉल्स बोल रहा है ये हमको समझ नहीं आया। दैट स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। किसी भी कैपेसिटर के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अगर फॉल्स दिया हुआ है तो कोई कंटेक्स्ट होगा, मे बी, नहीं तो फिर रॉन्ग है आंसर। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही शानदार और खतरनाक दोनों क्वेश्चन है। यहाँ भी स्टेट वायर्स ही है, अगर देखो तो यहाँ भी स्टेट वायर ही है। और स्टेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने में हमको टोटल तीन चीजें चाहिए होती है। तीन चीजें चाहिए होती है। एक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो डी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये थीटा 1 और थीटा 2, इसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। एंगल विथ एक्सट्रीमिटीज। एनीवन कैन टेल मी व्हाट विल बी द डी फॉर दिस सिचुएशन? ये जो सिचुएशन में बनाया है इसके लिए डी क्या होगा, और इसके लिए थीटा 1 और थीटा 2 क्या होंगे? सबसे बड़ा सवाल यही तीन है। वैसे इतने से भी बात बनेगा नहीं, लेकिन कम से कम इतने से स्टार्ट तो हो जाएगा। Who is going to tell me what is D? A by root 2. Someone is saying A by root 2. Now let's see, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई भी वायर से अगर लेना हो तो हम लोग ये वाले वायर से देते हैं, और ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर। अगर ध्यान से देखा जाए तो द परपेंडिकुलर लुक लाइक दिस। अब ये परपेंडिकुलर अगर हम ध्यान से यहाँ एक ज्वाइन कर दें और यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये लेंथ भी a/2, ये लेंथ भी a/2, तो ऑब्वियस सी बात है √2 टाइम्स a/2, a/√2 बिल्कुल सही आंसर है। ये लाइन जो है वो डी की तरह एक्ट करेगा। The first calculation is absolutely perfect. Now what about theta 1 and theta 2? अगर इस क्वेश्चन को हम पार्ट बाई पार्ट नहीं सोचेंगे तो ये क्वेश्चन बनने से रहा।
और अगर पार्ट बाय पार्ट सोच लेंगे तो ये क्वेश्चन से आसान और कोई क्वेश्चन तुमको मिलेगा नहीं, बहुत सिंपल है, लेकिन इसको तरीके से सोचना पड़ता है. What I'm trying to say, theta 1 theta 2, that is the angle made by these extremities. यहाँ पर अगर इसको हम ऐसे ज्वाइन कर दें और यहाँ पर इसको ऐसे ज्वाइन कर दें, ये हो गया एक्सट्रीमिटीज. और ये एक्सट्रीमिटीज इस रेड वाले लाइन से जो एंगल बनाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, यही एंगल हम लोग को चाहिए. अब ये थोड़ा सा 3 डायमेंशनल व्यू में है, तो हम लोग इसको 2 डायमेंशनल व्यू में बनाने की कोशिश करेंगे. बस ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है इसको नीचे बना लो कुछ इस तरीके से. ये वो ट्रायंगल है जिसमें ये जो डिस्टेंस है वो हमारा a/√2 है. ये डिस्टेंस जो है वो a/2 है और ये डिस्टेंस भी a/2 है और ये 90 डिग्री है. दिस इज आवर P पॉइंट. और अगर नीचे नाम देना चाहते हो ए बी नाम दे दो. अब इतना करने से ही तुमको ये जो थीटा 1 है और थीटा 2 है ये दोनों क्लियरली मिल जाएंगे, दोनों सेम है. और साइन ऑफ थीटा 1, और साइन नहीं है यहाँ पर, हम लोग टैन लगाना पड़ेगा. टैन ऑफ थीटा 1 goes to a/2 whole divided by a/√2. ये हो जाएगा √2/2, 1/√2. तो अगर tan थीटा हमारा 1/√2 है तो साइन थीटा, क्योंकि हमको साइन थीटा से मतलब है, ये 1 हो गया, ये √2 हो गया, ये हो गया √3, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर √2. तो अगर हमसे पूछा जाए कि साइन थीटा कितना होगा, ये हो जाएगा a/2 डिवाइड बाई, और अगर a/2 क्यों कर रहे हैं, आप सीधे सीधे वहीं से लिख देते हैं ना, 1/√3 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√3. तो यहाँ से अपने को जो जो चीजें चाहिए थी लगभग वो मिल गई. 1/√3 ये भी हो गया, 1/√3 ये भी हो गया. बोले यहां तक समझ आया क्या? नाउ मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या हम ये तीनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में डाल के और 4 से मल्टीप्लाई कर दें या कुछ और काम करना पड़ेगा? डायरेक्शंस देखनी पड़ेगी सबकी वजह से. अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है. अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है. इस क्वेश्चन का सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है. अभी भी हमको ये चेक करना है कि मैग्नेटिक फील्ड सारे सेम डायरेक्शन में होंगे या कंपोनेंट तोड़ने होंगे, कौन सा एंगल कितना होगा, बहुत सारी बातें. और उसको अगर इस तरह से जो डायग्राम हमने बनाया है अगर रियलाइज करने की कोशिश करें तो ये बड़ा मुश्किल बात है. हर एक पार्ट के लिए हमको अलग अलग तरीके से चीजों को देखना पड़ेगा. अब जैसे हमको डायरेक्शन की बात सोचनी है तो हम इसको ऐसा देखेंगे सामने से. आवर व्यू शुड बी इन सच ए वे लाइक दिस. इस तरीके से देखेंगे ताकि हमको सिर्फ ए बी दिखे. ये पीछे जो वायर गया है, पीछे की जितनी भी चीजें हैं वो दिखे नहीं. और ये जो पी पॉइंट है ये वर्टिकली ऊपर ऐसा दिखे. मतलब व्हाट वी वांट टू ड्रॉ इज a view something like this.
ये वो पॉइंट है P, और ये हम लोग को AB वायर दिखेगा नो डाउट, और करंट इसमें ऐसे जा रहा है, यहां से करंट अंदर जा रहा है और यहां से करंट बाहर आ रहा है, और A से जो अंदर जा रहा है ये भी एक वायर है, उसके पीछे AB के पीछे भी एक वायर है, और एक करंट यहां से आ भी रहा है वो भी एक वायर है, और ये चौथा तो सामने दिखाया, ये 4 वायर है। लेकिन मैं कायदे से देखा जाए तो मैं AD वायर के बारे में बात कर रहा हूँ। AD, जिसका एक एंड हमको दिख रहा है पीछे वाला, और दूसरा एंड हमको दिखेगा नहीं। उस वायर में करंट जो है वो इनसाइड द प्लेन है, और कोई भी करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ कंसेंट्रिक शेल्स सॉरी कंसेंट्रिक सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यानी कि अगर हम एडी जो वायर है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देखें तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स और सारे सेंटर्स होंगे वो एडी वायर पर ही होंगे। तो अगर हम ऐसा एक सर्कल बनाए जो पी पॉइंट से पास करे, मतलब जिसका रेडियस डी के बराबर हो, और डी हमने निकाल के बैठे हैं a/√2, a/√2 ये उसका रेडियस की तरफ बिहेव करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सर्कुलर होता है, और रेडियस और पेरिफेरी ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि इस लाइन पर ये जो AB लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा या तो ऐसे हो सकता है और नहीं तो ऐसे हो सकता है। यही तो बात है। ये रेडियल लाइन है, और रेडियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री एंगल बनाता है। मेरा क्वेश्चन बस इतना है, ये ऊपर वाला सही है या नीचे वाला। नीचे वाला। तो अगर दिमाग लगाओगे, वेरी गुड, अगर दिमाग लगाओगे और राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो क्लियरली तुमको पता चल जाएगा कि ये नीचे वाला मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेना पड़ेगा। कैसे? इसमें राइट हैंड थंब रूल का ही सबसे बड़ा रोल होता है। हम लोग करंट अंदर जा रहा है, तो करंट अंदर जा रहा है तो ये इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पर लगाएंगे। थंब का डायरेक्शन विल गिविंग यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो फिंगर का कर्ल है ये किधर आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। अगर करंट हम लोग की तरफ आ रहा होता तो ये फिंगर का कर्ल ऊपर की तरफ जा रहा होता, लेकिन अभी ये फिंगर का कर्ल नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे। इसलिए नीचे वाले को ही हमको डायरेक्शन काउंट करना पड़ेगा। तुम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये नहीं होगा, ये होगा। और सिर्फ ये पता होने से अब हम लोग को इसके कंपोनेंट्स तोड़ने पड़ेंगे। दैट मीन्स इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इधर, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। सबसे पहले तो ये बी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। वी कैन इजिली फाइंड बी। बी इज नॉट a big deal. So B can be written as mu naught I upon 4 pi D. D हमारा है a/√2 sin θ1 plus sin θ2। तुम देख सकते हो ये हो जाएगा 2 into 1/√3। ये दोनों साइन के वैल्यूज बराबर है। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड चारों के कारण अलग अलग एंगल पर लगेगा, इसलिए इसको डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते। हमको इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और वर्टिकल कंपोनेंट है। मैं इसको bx से डिनोट करता हूँ और इसको by से डिनोट करता हूँ। अब ये बताना है कि कौन सा कंपोनेंट हमारे काम का है और कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा। BX कैंसिल हो जाएगा। BX का क्या होगा?
तुम ध्यान से अगर सोचोगे तो ये बी एक्स कैंसिल आउट होगा और बी वाई सबके नीचे की तरफ आएंगे और ये बी एक्स प्लस बनाएगा। अगर चारों के कारण अगर तुम देखोगे तो ऐसा ऊपर से देखने पर बी एक्स ऐसा प्लस बनाएगा। एक का बी एक्स इधर होगा, एक का बी एक्स इधर होगा, एक का बी एक्स इधर होगा और एक का बी एक्स इधर होगा। ये टॉप व्यू है, दिस इज टॉप व्यू। इस चैप्टर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमको इधर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, उधर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा। ऐसा हमको एकदम से सोचना ही पड़ता है। अगर थोड़ा भी क्वेश्चन अच्छा हुआ और तुम एक ही जगह से देखते रह गए तो फिर क्लैरिटी मिलेगी ही नहीं। अब हमको कंपोनेंट लेने हैं तो एंगल के बारे में बात करनी पड़ेगी। ये जो एंगल है ये एंगल अलग है, ये एंगल हमारा 45 डिग्री। दिस डिस्टेंस इज a by 2। ये जो वर्टिकल हाइट थी ये भी a by 2 थी, ये 45 डिग्री। और अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 ही होगा और ये भी 45 ही हो जाएगा। यानी कि बी एक्स की बात करें या बी वाई की बात करें, दोनों 45 डिग्री से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि अब मैं फाइनल आंसर लिखने के पोजीशन पर आ गया हूं। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एंड दैट इज इक्वल्स टू, चारों वायर के कारण हमको ऐड करना पड़ेगा तो 4 इंटू तो कर ही लो और ये हमको बी वाई निकालना पड़ेगा। बी वाई क्या हो जाएगा, कॉस मल्टीप्लाई करो साइन मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये लिख लो पहले, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a by root 2 2 by root 3 into sin 45 या cos 45, एक ही बात है, 1 by root 2। Now this root 2 will get cancelled, this 4 will get cancelled, and what we are left is our final answer. So mu naught I or 2 mu naught I upon root 3 pi a, and this will be downward direction। ये मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस क्वेश्चन के बहुत सारे छोटे छोटे पहलू थे और वो अलग अलग डायग्राम्स बनाने से ही क्लियर हुए। अगर मैं ये सारी बातें पहले वाले डायग्राम में अगर रियलाइज करने की कोशिश करता कौन सा चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में बार बार डायग्राम ड्रॉ करना ही सबसे ज्यादा बढ़िया तरीका है। एनीवन हैव एनी कंफ्यूजन, टेल मी, अदरवाइज एक और क्वेश्चन लेंगे। पॉइंट बी ड्यू टू, और मैग्नेटिक फील्ड का हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, an infinite current carrying wire which is along I plus j plus k vector at point t comma 0 comma 0 0 comma 4 comma 0 0 comma 0 comma 5, इन 3 पॉइंट्स पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड बताना है एक इनफाइनाइट वायर के कारण। इन पॉइंट्स के नाम हम ले दिए ए बी सी एंड दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोस पॉइंट्स। चलिए सोच सोच के सारे क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है।
हुआ। पहले वाले का आया। क्या है आंसर बताइए। Mu naught I by 4 pi root 3. So the answer coming for this part is mu naught I upon 4 pi root 3. Let's see. Obviously, an infinite current carrying wire carrying current I का वैल्यू देना पड़ेगा। सर पहले वाले का म्यू नॉट आई बाय 2 पाई रूट 6 आ रहा। ओके, रूट 3 की जगह रूट 6 आ रहा है क्या? 2 पाई रूट 6 आ रहा मेरा। अच्छा ठीक है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई रूट 6। डिफरेंस है काफी दोनों आंसर में। एनीवन एल्स? सेकेंड और थर्ड ट्राई करने से पहले इसमें कंफर्मेशन लेना जरूरी, नहीं तो वही गलती सब में हो जाएगी। अब देखो, एक इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमारा होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डी। अब कायदे से हमको कुछ और नहीं चाहिए सिवाय डी के, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमको, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब भी कभी इनफाइनाइट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात हो तो हमको यही बॉदर होना है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है। अब ये जो वेक्टर दिया गया है ये एक 3 डायमेंशनल का वेक्टर है और मैंने जानबूझ के आई जे के दिया है, आई प्लस जे प्लस के। हम कोई भी वेक्टर दे सकते हैं, आई माइनस 2 जे प्लस 4 के, 2i माइनस 3 जे प्लस 5 के, अपने मर्जी से तुम कुछ भी सोच सकते हो। इसके लिए हमको थोड़ा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। देखो this is a 3 dimensional coordinate system. So this is our x-axis, this is our y-axis, and this is our z-axis. ये हमारा ओरिजिन। अब i प्लस जे प्लस के वेक्टर जो होगा वो कोई ना कोई एक वेक्टर लाइक दिस स्पेस में ऐसा जाता हुआ एक वेक्टर होगा। और जो हमने पॉइंट लिया है 3,0,0, ये कहीं एक्स एक्सिस का पॉइंट है। इसको हम बोल सकते हैं 3,0,0। और हमारा जो वायर है वो उसी के अलॉन्ग है, इसी वेक्टर के अलॉन्ग। मतलब इसको आगे भी एक्सटेंड कर दिया जाए और इसको पीछे भी एक्सटेंड कर दिया जाए तो ये वो वायर हो गया जिसके कारण हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ऑल वी हैव टू डू इज टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर, दैट्स इट। एक परपेंडिकुलर ही ड्रॉप करना है और इसी का डिस्टेंस चाहिए, लाइक दिस। ये हमारा डी है। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, मैं इस पॉइंट का नाम ए ले दूं और ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है इस पॉइंट को पी मान लो। तो वी कैन सी देयर इज अ ट्रायंगल फॉर्मिंग OPA। O A एंड P। भले ही वहां पर वो किसी और प्लेन में दिख रहा हो लेकिन यहाँ पर हमने उसको सिंपल तरीके से बना लिया। और ऑल वी नीड टू फाइंड आउट दिस AP। और इसमें ये डिस्टेंस अपने को पता है। अगर हमको कोई भी दो एंगल में से एक एंगल, ये एंगल या फिर ये एंगल पता चल जाए तो काम हो जाए।
लेकिन ये वाला एंगल पता करना बहुत आसान है, अल्फा। ये अल्फा जो है, दिस इज द एंगल मेड बाय वेक्टर विथ एक्स एक्सिस। ये जो वेक्टर एक्स एक्सिस का जो एंगल बना रही है वही एंगल है। और कोई भी वेक्टर 3D में एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस का कितना एंगल बनाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है निकालना। cos अल्फा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/√3। और अगर हम साइन अल्फा की बात करें, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट ओवर, ये हो जाएगा √2/√3। संयोग से ये वेक्टर जो है वो इक्वली ओरिएंटेड है तीनों एक्सिस से, इसलिए जो अल्फा बीटा गामा होंगे इस केस में सेम होंगे, चाहे हम कॉस की बात करें या साइन की बात करें। लेकिन अगर ये इक्वली ओरिएंटेड नहीं होता तीनों एक्सिस से, तो तीनों केस में हमको अल्फा बीटा गामा अलग अलग निकालना होता भाई, द सेम लो, सेम तरीके से। अब ये जो डी है, तुम ध्यान से देखो, दिस इज नथिंग बट 3 साइन अल्फा। यू सी this d is nothing but 3 sin alpha। और साइन अल्फा का वैल्यू √2/√3 हमने निकाला है, 3 √2/√3। ये कैंसिल आउट होके ये हमारा दे देगा √6। दिस विल गेट कैंसल्ड और ये हो जाएगा √6। यानी कि हम लोग को डी मिल चुका है। और अगर डी मिल गया है तो सिर्फ फॉर्मूला में ही डालना है, म्यू नॉट आई बाई 2πd। सो डेफिनेटली दिस इज करेक्ट आंसर, ये रॉन्ग हो गया। कहाँ रॉन्ग किए ब्रज? कैलकुलेशन मिस्टेक हुई। अब ये बात अगर एक वायर एक पॉइंट के लिए समझ में आ गई, तो दूसरे पॉइंट के लिए भी हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। वहां पर 4 इंटू √2/√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 इंटू √2/√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आंसर हर केस में हमारा आ जाएगा। लेकिन ये तभी हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि ये वेक्टर तीनों एक्सिस से इक्वली ओरिएंटेड है, इसलिए अल्फा बीटा गामा तीनों सेम ही आएंगे। बट अगर हमारा वेक्टर इक्वली ओरिएंटेड नहीं होता, तो हमको पता होना चाहिए एक सिंपल सा लॉजिक, अगर कोई वेक्टर है हमारा a which is given as ai plus bj plus ck and alpha beta gamma are the angles made by vector with x, y and z axis respectively, then cos alpha is equals to a divided by under root over a square plus b square plus c square. Cos beta is equals to b upon under root over a square plus b square plus c square, and cos gamma is equals to c upon under root over a square plus b square plus c square। और इसी को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, और इसी को एक टर्म एल एम और एन इससे डिनोट करते हैं। एंड दिस एल एम एन आर नोन एज
डायरेक्शन कोसाइंस। इनमें एक रिलेशन भी होता है एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो ये सारी बातें हमको एक 3 डायमेंशनल वेक्टर के लिए एकदम से पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्लियर है ये? चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। मोस्टली हमारे क्वेश्चन जो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नहीं ज्वाइन किए बिकॉज ऑफ दिस प्रैक्टिस टेस्ट, और वो भी अभी काफी टाइम है। आज तो 9 तारीख है और तुम लोग का टेस्ट 27 को है। इट्स टू अर्ली टू टेक द प्रैक्टिस टेस्ट, बट ठीक है, ले रहे हैं तो हम उनको मना नहीं कर सकते। अपना सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है, इसलिए कोई तकलीफ नहीं है। ये हमारा एक प्लेन में, दिस इज नॉट 3D, दिस इज टोटली इन दिस प्लेन। एक वायर है जो कि इस तरीके से इसका इधर भी इंफिनिटी जा रहा है और इधर भी इंफिनिटी से आ रहा है, और हमने इसके बाइसेक्टर्स ली। दिस एंगल इज लेट से अल्फा, और इसके बाइसेक्टर्स ले लिए। इधर भी, और इस बाइसेक्टर पर आर डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया, इधर ले लिया P और इधर ले लिया Q। तुमको मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P और मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q ये फिगर आउट करना है इफ द करंट इज I। और ये 2D डायग्राम है, दिस इज नॉट 3D। पी पॉइंट का कुछ डिस्टेंस वगैरह दिया नहीं है क्या? क्या P पॉइंट का R डिस्टेंस पर है, इस O से ये P पॉइंट R डिस्टेंस पर इधर भी आ रहे हैं और इधर भी आ रहे हैं। डेफिनेटली our आंसर मस्ट कंटेन R।
म्यू नॉट बाय 4 पाई। दैट्स इट। नहीं मतलब आगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर साइन अल्फा बाय 2 फिर से बोलो। इंटू आई अपॉन आर साइन अल्फा बाय 2 आई अपॉन आर साइन अल्फा अपॉन 2 ऐसा। इंटू 1 प्लस साइन अल्फा बाय 2 इंटू 1 प्लस साइन अल्फा बाई 2। और लेट्स वो सी। 4 की जगह 2 आएगा। अच्छा, ये 4 की जगह 2। थोड़ा गड़बड़ इस आंसर में मेरे को दिख रहा है। 4 ही आएगा। अच्छा, 4 ही आएगा। सिर्फ यही गड़बड़ है या कुछ और है? यहाँ पर एक बच्चे का बात है कि ये 4 ही आना चाहिए। चलो ठीक है, कुछ और भी गड़बड़ है या सिर्फ यही गड़बड़ है? एंगल अल्फा बाय 2 नहीं आएगा। ये 1 प्लस साइन अल्फा बाई 2 ये नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं आएगा। नाइन्टी माइनस ओके, अल्फा बाय 2 आएगा। अच्छा वहाँ कॉस होगा। ये गड़बड़ था, ये सबसे गड़बड़ पॉइंट था। ये कॉस आना चाहिए था। और अगर ये कॉस आता तो 1 प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस स्क्वायर, इस तरह से अपन इसको और ब्रेक कर सकते थे। और ये साइन है तो इसको भी ब्रेक कर सकते थे और इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ा सकते थे। खैर, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। सबसे पहले अगेन वही बात है, अपने को दो ही चीज से मतलब है। एक तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और दूसरा एक्सट्रीमिटीज एंगल। तो एक एंगल 90 डिग्री तो साफ साफ दिख रहा है, दूसरी तरफ 90 डिग्री इन्फिनिटी जा रहा है, तो इन्फिनिटी मतलब 90 डिग्री। और दूसरे के लिए ये वाला एंगल हमारे लिए जरूरी है, दिस, क्योंकि 90 माइनस अल्फा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी अगर निकालना हो तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। नाउ व्हाट इज दिस डी? डी हो जाएगा आर साइन अल्फा बाई 2। बिल्कुल सही बात है, आर साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। एक एंगल है 90 डिग्री और एक एंगल है 90 माइनस अल्फा बाई 2। ये जो एंगल है ना, ये हमारा है 90 माइनस अल्फा बाई 2। साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2 लिखना पड़ेगा, साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2। और ये हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2। तो कांस्टेंट टर्म्स को एक बार थोड़ा सा साइड कर लो, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, इसको थोड़ा सा हटा लो। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 और नीचे हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2। अब या तो यहीं तक छोड़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमको पता है 1 प्लस कॉस थीटा ये होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। दूसरा साइन 2 थीटा ये हमारा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी अल्फा बाई 2 है, तो इसको 2 साइन अल्फा बाई 4 कॉस अल्फा बाई 4 ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर और भी ऑलरेडी 1/2 है, तो ये 1/4 का टर्म आ जाएगा। सो 2 मतलब सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो पोर्शन लिखा है इसको अपन लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 4 डिवाइड बाई 2 साइन अल्फा बाई 4 कॉस अल्फा बाई 4। तो कॉस अल्फा बाई 4 ये एक टर्म तो जाएगा, 2 भी जाएगा, और कॉस बाई साइन का टर्म आ रहा है। मतलब कायदे से यहाँ पर लिखा जा सकता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर
cot अल्फा बाई 4। आई बात समझ में? तो आंसर तो पहले ही आ गया था अपना। ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, ऑप्शंस जो है वो इस तरह से नहीं दिए जाएंगे। ये बहुत ऑब्वियस इंटू है, टू भी हालांकि करेंगे ना, क्या इंटू टू भी करेंगे ना। नहीं सुने? इंटू टू भी करेंगे ना, 2 वायर है तो। ओह वेरी गुड। टू भी करना है ना भैया। इस वायर के लिए भी तो अपने को काम करना पड़ेगा, यहाँ भी तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, और सारी कहानी यहाँ भी तो रिपीट होगी। अब अपने को ये देखना है कि ये दोनों के कारण, बिल्कुल सही बात है, ये मैग्नेटिक फील्ड में एक पूरे के पूरे 2 से मल्टीप्लाई करना है या 0 हो जाएगा, ये चेक करना बाकी है। तो अपने को डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का कैसा होगा वो देखना है। तो ये जो वायर नीचे वाला वायर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। और वो जो वायर आ रहा है उसके कारण भी अगर तुम देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा, मतलब प्लेन से ऊपर की तरफ आ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। ये अगेन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखने का जो तरीका है, ये एक्चुअली मैं दिखाऊंगा तो तुम लोग को उल्टा दिखेगा, ऐसे दिखाऊंगा तब तुमको समझ में आएगा, क्योंकि मिरर इमेज हो जाता है ना कैमरा। तो ये थंब का डायरेक्शन है, तुम लोग थंब के डायरेक्शन में फिंगर करंट को पॉइंट करो, करंट के डायरेक्शन में थंब को पॉइंट करो, तो ये जो फिंगर का कर्ल है ये ऊपर आ रहा है, ऊपर। और ये जो वो जो वायर था उसमें अगर थंब लगाएंगे तो ये फिंगर ऊपर आ रहा है, फिंगर ऊपर आ रहा है, मतलब दोनों के कारण ऊपर ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो यहाँ पर P पर मैग्नेटिक फील्ड का जो नेट एक्सप्रेशन आएगा, बिल्कुल सही बात कर रहा है बच्चा, 2 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो एक 2 का टर्म हर बार रहेगा, और इसको कैंसिल आउट कर दो तो यहाँ पर हो जाएगा 2, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर कॉट अल्फा बाई 4। नाउ ट्राई द सेम थिंग फॉर पॉइंट Q। Q पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो इस क्वेश्चन में भी अपने को वही करना है जो पिछले क्वेश्चन में करना था। अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले कैसे? तो ये जो सिचुएशन है, दिस सिचुएशन कैन बी रियलाइज्ड समथिंग लाइक दिस।
एक वायर है और अपने को यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो हमने कहा था कि सबसे पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो चाहिए, इसको एक्सटेंड करके और तब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। और ये सिचुएशन जो है वो दोनों वायर एक तरफ है, मतलब वायर का दोनों एंड एक ही साइड है। तो ये एक सेमी इनफाइनाइट का ही केस है, लेकिन दोनों एंड एक ही साइड हो गए। तो एक एंगल को पॉजिटिव और एक एंगल को निगेटिव ये भी लेना पड़ेगा, और छोटे वाले एंगल को पॉजिटिव, छोटे वाले एंगल को पॉजिटिव, बड़े वाले एंगल को पॉजिटिव और छोटे वाले एंगल को निगेटिव, यही हमने बोला था हमेशा लेने के लिए। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही करेंगे। ये जो वायर है इसके लाइन ऑफ एक्शन को अगर हम एक्सटेंड कर दिए और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए तो यही डी की तरफ बिहेव करेगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है, ये भी अल्फा बाई 2 ही है, तो डी जो पहले था अभी भी वही है। सिमिलरली अगर इस वायर का देखा जाए तो इसके लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करना पड़ेगा और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। सेम कहानी, यहाँ भी अल्फा बाई 2 आर, ये भी वही डी है। डी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि ये जो पी के बाद ये जो टर्म हमने सारे लिखे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन अल्फा बाई 2, ये पूरा का पूरा सेम आने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा एंगल था 90 डिग्री को तो प्लस लेना पड़ेगा, दूसरा एंगल क्या था? तो दूसरा एंगल में हम लोग बात कर रहे हैं इस एंगल की, ये एंगल की बात कर सकते हैं या फिर इस एंगल की बात कर सकते हैं। अगेन ये अल्फा बाई 2 है तो ये एंगल हमारा 90 माइनस अल्फा बाई 2 होगा, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन इस एंगल को पॉजिटिव नहीं लेना, निगेटिव लेना है। तो इस पर बस फर्क यही पड़ेगा कि ये जो प्लस आया था हमारा, ये यहां माइनस आ जाएगा, नथिंग एल्स। मतलब you can directly see B at point Q is nothing but equals to 2 into mu naught I upon 4 pi R sin alpha by 2 into 1 minus cos alpha by 2. That's it. अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो कर दो। mu naught I upon 2 pi R और साइन अल्फा बाई 2 1 माइनस कॉस अल्फा, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 4, सॉरी, और ये हमारा हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 4 कॉस अल्फा बाई 4, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन अल्फा बाई 4 कैंसिल आउट होगा। तो फाइनली हमारा जो आंसर आएगा तो साइन बाई कॉस टैन, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर टैन अल्फा बाई 4। बस यही फर्क है, दोनों क्वेश्चन लगभग सिमिलर ही काम कर रहे हैं। तो दोनों वायर जब एक ही तरफ आ जाए तो अपने को एक एंगल को पॉजिटिव और एक एंगल को निगेटिव ये कैसे लेना है, और बड़े वाले को ही हमेशा पॉजिटिव, ताकि ये ब्रैकेट का टर्म निगेटिव ना आए। हमने डायरेक्शन तो ऑलरेडी फिगर आउट कर लिया है, अब बात आती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन भी हम फिगर आउट कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है, ये फर्स्ट वाला वायर, ये जो फर्स्ट वाला वायर है, एक बार डायरेक्शन को भी देख लेते हैं। फर्स्ट वाला वायर है उसके राइट साइड में, इफ यू सी दिस इज इन राइट साइड ऑफ फर्स्ट वायर, इसको एक्सटेंड करोगे तो उसके पॉइंट राइट में आएगा। तो राइट साइड में अगर तुम देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा, और ये वाला भी जो वायर है इसके लिए भी वो राइट साइड में ही है और इसके लिए भी वो अंदर की तरफ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है दैट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन, गोइंग इनसाइड द प्लेन, और यहाँ पर जो डायरेक्शन था तो कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। तो ये डायरेक्शन भी साथ में दिखाओगे तो ज्यादा सही रहेगा। पहले वाले के लिए कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, दूसरे वाले के लिए गोइंग इनसाइड द प्लेन।
कहीं कोई कंफ्यूजन है? ओके, आज का अब हम लोग लास्ट सवाल लेते हैं। या दो सवाल और, एक दोनों आसान आसान है। एक प्लेन में हमारा जो वायर है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है, ऐसे दिया जा सकता है। दोनों में करंट सेम भी दिया जा सकता है, अपोजिट मतलब अलग अलग भी, I1 I2 भी दिया जा सकता है। और इनके बीच का सेपरेशन कुछ हम ले सकते हैं D। इन दोनों का जो बाइसेक्टर है इसी प्लेन का ये पॉइंट है। ऊपर में कोई पॉइंट है P, हमको मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है। एक सिचुएशन ये है, और इसी के साथ दूसरा सिचुएशन, बस करंट के डायरेक्शन को हमने उल्टा कर दिया। ये दोनों हमारे इनफाइनाइट वायर्स हैं जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इनके कारण इस प्लेन में अगर कोई पॉइंट लेते हैं P या फिर Q, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये बताना है। दोनों में करंट सेम हो सकता है, दोनों में करंट अलग हो सकता है। मैं जानबूझ के सेम दे रहा हूं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो। बाकी अलग अलग लेंगे तो भी होगा, I1 I2 के टर्म्स में आएगा। हाँ, ये पॉइंट कितनी दूरी पर है ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो तुम अभी के लिए मान लो ये D डिस्टेंस पर है, ये दिस डिस्टेंस इज आल्सो D। कैलकुलेशन आसान करने के लिए बीच का सेपरेशन 2T भी लिया जा सकता है, लेकिन मैंने जानबूझ कर दिया है, थोड़ा सा एंगल वगैरह सब कुछ सोचना अच्छा रहेगा। एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। तो रहता है कि आंसर नहीं आ रहा, लेकिन सर अभी तक माइक्रोफोन वर्क नहीं कर रहा था, अभी ऑन हुआ। क्या? अभी तक माइक्रोफोन वर्क नहीं कर रहा था, अभी ऑन हुआ। बराबर, बढ़िया। चलो अब इस बार आंसर करना है।
चलिए देखा जाए। फर्स्ट का आ गया। फर्स्ट क्या है बताइए। म्यू नॉट आई बाय √5 पाई साइन अल्फा बाय डी। अल्फा नहीं आएगा इसमें। अच्छा मतलब उसे सब्स्टिट्यूट। ये पूरा वैल्यू आएगा। म्यू नॉट आई बाई 4 क्या बोल रहे हो। म्यू नॉट आई बाय √5 पाई डी और साइन को सब्स्टिट्यूट। उसके साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, उसको देखो। अब ये हमारे दो इनफाइनाइट वायर्स है। इस तरह से डायग्राम देने का एग्जैक्टली क्या मतलब है, इसको थोड़ा 3D में अगर तुम चाहो तो बना सकते हो। मैं यहीं पर थोड़ा 3D बनाने की कोशिश करता हूँ। ये वायर इस तरह के वायर है, इसमें करंट हमारी तरफ आ रहा है, इसमें भी और इसमें भी। एक्चुअल सिचुएशन ये है, और ये एक तरीके से कह सकते हो एक्स एक्सिस है, और जो करंट है वो अलोंग वाई एक्सिस और कायदे से निगेटिव वाई एक्सिस में फ्लो कर रहा है। और हमको जेड एक्सिस पर एक पॉइंट 0,0,D अगर देखा जाए तो ये जो वायर है इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा D/2,0,0 और इसका हो जाएगा -D,0,0। मैंने जो डायग्राम बनाया है इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी दिया जा सकता था कि दो इनफाइनाइट वायर्स हैं जो XZ प्लेन के परपेंडिकुलर है। दिस इज परपेंडिकुलर टू XZ प्लेन एंड दे आर पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स एंड पॉजिटिव y एक्सिस। इतना सारा बात दिया गया, इसका मतलब यही बात हो रही है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट 0,0,D। तो अगेन इनफाइनाइट वायर है तो पूरा पूरा बात परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ही है और कुछ नहीं। ये वाला डायग्राम थोड़ा सा डरावना है, और जो डायग्राम हमने बनाया था वो सिंपल है। ये डायग्राम दैट इज वेरी सिंपल सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझने के लिए तो वही अच्छा है, लेकिन अगर सॉल्व करना हो क्वेश्चन को तो ये डायग्राम सबसे सिंपल डायग्राम। अगर ये डिस्टेंस d है तो मिडिल से ये डिस्टेंस d/2 हो जाएगा, और हमने जो पॉइंट लिया है वो पॉइंट यहां पर है। और ये डिस्टेंस है d। तो सबसे पहले तो अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये बहुत जरूरी चीज है। ये वो पॉइंट है P, और ये डिस्टेंस अगर निकालना हो तो दिस r इज इक्वल टू d/2 का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। तो 5d²/4। तो हमारा जो डिस्टेंस है, मतलब d की जगह जो टर्म आएगा, इसको तुम कोई और नाम दे सकते थे ताकि कंफ्यूजन ना हो। फॉर्मूला का जो d है मैं उसको d' से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये हो जाएगा √5d/2। लेकिन सिर्फ म्यू नॉट I/2πD ये जो फॉर्मूला होता है उसमें ये डालने से बात बनेगा नहीं, और या फिर डबल करने से भी बात नहीं बनेगा, बिकॉज ये दोनों के जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सिंपली ऐड सब्ट्रैक्ट वाली बात नहीं होती। अब दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स कौन से कटेंगे कौन से जुड़ेंगे ये भी देखना पड़ेगा। जैसा मैंने बताया था, एक इनफाइनाइट वायर हो या सेमी इनफाइनाइट वायर, स्ट्रेट वायर के कारण कंसेंट्रिक लूप से बनता है। और ये जो लाइन हमने बनाई ये रेडियल लाइन, इफ यू सी दैट इज अ रेडियल लाइन। इस लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर बनना चाहिए, और परपेंडिकुलर बनना चाहिए तो ये ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा। यहाँ पर फिर से राइट हैंड थंब रूल, थंब को अपनी तरफ पॉइंट करेंगे तो फिंगर का जो कर्ल है ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो हम लोग को
मैं फिर से बता रहा हूँ, फिंगर को अगर हम लोग कर्ल करेंगे अपनी तरफ, थंब को, ये फिंगर का जो कर्ल है ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। ऊपर की तरफ पॉइंट करने का मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू फर्स्ट वायर, ये फर्स्ट वायर है, ये हो जाएगा ऐसा। और चूंकि दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है तो वैल्यू तो सेम ही होगा बी का, लेकिन इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा 90 डिग्री। रिमेंबर दिस, ये 90 डिग्री। अगर मैं इस एंगल को अल्फा लेता हूँ, लेट्स से दिस एंगल इज अल्फा, तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा और ये एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। तो वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाएगा वो हमारा हो जाएगा अल्फा। कंपोनेंट बी के लिए जा सकता है, लेकिन अभी दूसरे वाले वायर के कारण भी सोचना है, उसके लिए भी वही काम कर लो, उसके लिए भी ये लाइन ज्वाइन कर लो। लाइन ज्वाइन करने से थोड़ा काम आसान हो जाता है। और इस लाइन ज्वाइन पर मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पर बनेगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि 90 डिग्री ऊपर बनेगा या 90 डिग्री नीचे बनेगा। नीचे। यहाँ पर बच्चों का सबसे जो कंफ्यूजन वाला बात है, वो राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन तो समझ जाते हैं कि नीचे की तरफ बनेगा, लेकिन पता नहीं क्यों उनका जो डायरेक्शन है वो इसी लाइन के लॉन्ग आ जाता है जो इस वायर से हमने ज्वाइन करके रेडी लाइन बनाई थी। ऐसा नहीं है, तुमको 90 डिग्री पर लाइन ड्रॉ करनी है। भले ही यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा डायग्राम बन गया है कि 90 डिग्री जैसा लग रहा है और मेरे को इधर ही ड्रॉ करना पड़ जाएगा, लेकिन मैं अगर बाहर इस बात को ड्रॉ करूं तो all we have to draw like this, and this should not be along this line। यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा डायग्राम बन चुका है कि लग रहा है कि बिल्कुल उसी की तरफ हो जाएगा, या फिर अगर यहीं पर दिखाएंगे तो बहुत ज्यादा गंदगी हो जाएगी। ये ऐसा होगा और ये 90 डिग्री होगा। रिमेंबर दिस, एंड अगेन दिस इज ऑल्सो अल्फा बाई 2। ये एंगल हमारा अल्फा बाई 2 है, तो बी को भी हमने को कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा। ये एंगल भी हमारा अल्फा बाई 2 हो जाएगा और ये एंगल भी हमारा, सॉरी, दिस इज अल्फा बाई 2, सो दिस इज अल्फा बाई 2। अब इसके जो कंपोनेंट होंगे, एक नीचे की तरफ होगा और एक इधर की तरफ होगा, और उसका भी जो कंपोनेंट बन रहा था वो एक लेफ्ट की तरफ बन रहा था, एक ऊपर की तरफ बन रहा था। सिमेट्री कहती है कि वर्टिकल वाले कंपोनेंट्स कैंसिल आउट होंगे और लेफ्ट वाला जो दोनों के कारण कंपोनेंट है वो एड अप होगा, यानी कि नेट फील्ड जो पी पॉइंट पर बनेगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, ये निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग बनेगा। इट विल बी निगेटिव एक्स एक्सिस। एंड कितना बनेगा, तो अपने को अल्फा बाई 2 और अदर साइन अल्फा बाई 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई रूट 5d अपॉन 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2, और ये होल थिंग मल्टीप्लाइड विथ 2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा। साइन अल्फा बाई 2 को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अल्फा अगर हमने निकाला है तो अल्फा बाई 2 भी हम निकाल सकते हैं। डी जो है, और ये डी है और ये डी है, तो tan अल्फा हमारा हो जाएगा d डिवाइड बाई डी बाई 2। तो tan अल्फा अगर 2 है तो साइन अल्फा अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा रूट 5 और 1 बाई रूट 5, सॉरी 2 बाई रूट 5। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लोगे, ये बातें क्लियर हो जाएंगी।
2 है, ये 1 है, तो ये √5 हो जाएगा और साइन अल्फा हो जाएगा 2/√5। कॉस अल्फा ये भी हमारा हो जाएगा 1/√5 और अपने को साइन अल्फा/2 चाहिए। तो कॉस अल्फा को cos2 अल्फा की तरह देखेंगे तो यहां से भी आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर अल्फा/2, यानी कि तो 1 - 1/√5 इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर अल्फा/2। ये अलग बात है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो गया, हमने थोड़ा डिस्टेंस को ऑड ले लिया ना, d और d/2 कर दिया, इसलिए थोड़ा काम ज्यादा हो गया। लेकिन इससे क्या हुआ, अपने को थोड़ा सा क्लैरिटी मिला करना क्या है। ये हो जाएगा साइन अल्फा/2 का वैल्यू, जो कि यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो हमारा फाइनल आंसर बीपी पर आएगा। और क्यूब के लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, जो सेकंड क्वेश्चन है, तो वहां पर भी कहानी लगभग सेम रहेगी। पहला वाला वायर तो सेम है, लेकिन दूसरे वाले वायर के कारण इस बार, मतलब ये जो वायर है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ ना होकर ऊपर की तरफ होएगा, लाइक दिस। इस बार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल आउट होंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऐड अप होंगे। तो ये चीज अपने को थोड़ा सा केयर करना है कि कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा, कौन सा कंपोनेंट ऐड अप होगा। और अपने को पूरा मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो हर जगह पेन रुकेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसको एक बार देख लेना, ये सारे एप्लीकेशंस हैं बायोट-सावर्ट लॉ के, और भी है, नेक्स्ट क्लास में कुछ और करेंगे। थैंक यू। और वो स्टेटमेंट गलत है, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस कहीं पर भी दिया हो, या तो पूरा कंटेक्स्ट भेजना, नहीं तो ये स्टेटमेंट से पूछा जाए तो गलत है, ऑब्वियस बात है, गलत है।